ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। इससे बाद आपका कुछ नहीं आएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एक ही वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। पीडीएफ भी इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें तो अपने फ्रेंड ले आ जाए, शेयर भी कर दें। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख लीजिए कितने बार ये पूछा गया है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम यानी मेंडल का जो नियम है, 3 नियम दिए थे मेंडल ने और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है क्योंकि कोई सा भी नियम पूछा जा सकता है, तीनों भी नियम पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कितने बार और कितने तरीके से ये यहाँ से पूछा गया है। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये सभी। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा यहाँ से। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल ने क्या किया है, मटर के पौधे, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, यहाँ से याद कर लेना, ये दिया हुआ है पाइसम सेटाइवम, ये भी याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। इसके परिणामों के आधार पर निम्न 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसे ही हम क्या कहते हैं, मेंडल के नियम या फिर मेंडल की आनुवंशिकता के नियम भी कहते हैं। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है ये। इन्होंने पहला नियम दिया प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में क्या है, यहाँ पे इस नियम में दिया हुआ है, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण का मतलब क्रॉस कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से केवल प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट जो लक्षण होता है वो प्रदर्शित होता है तथा दूसरा अप्रभावी यानी रिसेसिव जो लक्षण होता है प्रदर्शित नहीं होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा। एग्जाम्पल ये रहा यहाँ पे, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों की संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी लंबे पौधे होते हैं यानी कि सभी पहले कैसे होंगे, सभी लंबे पौधे होते हैं। इससे स्पष्ट है कि पौधों में लंबेपन का गुण प्रभावी तथा बौनेपन का जो गुण होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है, और दूसरा प्रयोग क्या है इनका वो देख लेते हैं। यहाँ से दूसरा प्रयोग कौन सा है, जब शुद्ध बैंगनी एवं शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी के सभी जो पौधे होते हैं वो बैंगनी पुष्प के, और यहाँ से स्पष्ट है क्या, इससे क्या स्पष्ट होता है कि पुष्पों में बैंगनी रंग प्रभावी तथा सफ़ेद रंग अप्रभावी होता है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल आपको नहीं याद रखना लेकिन आपको ये डेफिनेशन यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, इतना यहाँ से कर लेना है ये याद। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा क्या है वो मैं डायग्राम से समझाऊंगा जो एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, दूसरा है पृथक्करण या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेते हैं। मेंडल के इस नियम के अनुसार जोड़े के कारक यानी जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। पृथक्करण का मतलब अलग होना, तो वही नियम है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो जीन युग्मक होते हैं निर्माण के समय क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं यानी कि अलग हो जाते हैं। और एक युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है यानी जो युग्मक का मतलब पेयर होता है उसमें एक ही जीन पहुंचेगा। इससे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया गया। ठीक है, तो इसमें सब पहली पीढ़ी में सब कैसे पैदा हुए, सभी पौधे संकर लंबे यानी हाइब्रिड टॉल प्राप्त होते हैं। प्रथम पुत्री पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, संकर लंबे, शुद्ध बौने यानी कि 1:2:1 के अनुपात में ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा नियम है द्विसंकर यानी कि संकरण। इसमें क्या कहते हैं, इसे स्वतंत्र अभिभूरण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ से डेफिनेशन देख लेते हैं। एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक साथ क्या किया जाता है, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहलाता है, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। उदाहरण क्या है इसका, माना पहला चयनित लक्षण बीज का आकार है। इस लक्षण के दो विकल्पी रूप यानी कि अल्टरनेट फॉर्म गोल बीज व जर्रीदार बीज हैं। ठीक है, तो कैसे क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से हम ये दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा इसका डायग्राम वगैरह बना के दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसे देख लेना है। चलिए देख लेते हैं। दूसरा लक्षण पौधे की लंबाई है जिसका वैकल्पिक रूप लंबा पौधा तथा बौना पौधा है। यदि गोल आकार के लिए आर प्रतीक है यानी कि बड़ा आर। ठीक है, आर कैसे, गोल आकार के लिए यानी कि राउंड। ठीक है, आर से राउंड समझिए। जर्रीदार बीज के लिए स्मॉल आर हो गया। ठीक है, जर्रीदार। लंबे पौधे के लिए टी यानी कि टॉल वन टी हो गया तथा बौने पौधे के लिए स्मॉल टी, ये चयन किया जाए।
तब शुद्ध प्रजनन और लक्षणों के जीनोटाइप किस प्रकार होगा, तो वो यहाँ से देख रहा है। तो देख लीजिए यहाँ से पहले कैपिटल RR फिर TT, ठीक है, फिर स्मॉल RR TT। यहाँ पे इनका जब क्रॉस कराया जाएगा तो एक R और एक T यहाँ से ले लिया, इसमें स्मॉल R स्मॉल T यहाँ से ले लिया, तब इनके बीच में क्रॉस कराया गया है। तो यहाँ से एक कैपिटल R एक स्मॉल R, एक कैपिटल T एक स्मॉल T, इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट पीढ़ी में ये प्राप्त होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे F1 में केवल प्रभावी रूप यानी कि ये यहाँ से प्राप्त होता है। कौन कौन से प्राप्त होते हैं, ये यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। इसके बाद में इनका फिर से क्रॉस कराया जाएगा, ये हो गया F1 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में देखते हैं क्या बनेगा यहाँ से। तो ये सबसे पहले क्या कराया गया, यहाँ पे एक R एक T कैपिटल कैपिटल, ठीक है, फिर यहाँ पे भी यही सेम सेम रख लिया। उसके बाद एक स्मॉल T और कैपिटल R, एक यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल T यहाँ पे रख लिया। इसी हिसाब से यहाँ पे स्मॉल T स्मॉल R और कैपिटल T यहाँ पे रख लिया, ऐसे ही यहाँ पे सेम सेम, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे रखना है वो इधर रखना है एक बार। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो RT और RT इनके बीच में करोगे तो कैपिटल RR और TT यानी गोल और लंबे बनेंगे, ठीक है। अब एक बार यहाँ से इधर वाले में करना है, इसका R का इसमें करना है और T का T में करना है यहाँ से। तो क्या बनेगा, RR T और एक स्मॉल T बन जाएगी यहाँ पे। अब फिर से यहाँ से क्या करना है, इसका R का इस वाली R से और T का T से करना है यहाँ पे। तो क्या बनेगा, RR TT यानी इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। फिर इस वाले का इससे कराना है लास्ट में, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे इनका कराना है, इसी प्रकार से इसका ऐसे ही कराना है, ठीक है। तो ये जो आपका रेशियो दिया हुआ है तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 9:3:3:1, ये रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये मैं नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। ये कौन सा अनुपात है, फिनोटिपिक अनुपात यहाँ से निकल के आ जाएगा। यानी कि जो 9 कितने बीज गोल लंबे और 3 कितने बीज गोल बौने और 3 झुर्रीदार लंबे और एक हो जाएगा झुर्रीदार बौना, यहाँ पे इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए लिंग गुणसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बार बार पूछा गया है कई तरीके से। यहाँ पे मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ से देख लीजिए विभाजित होती है, यानी कि विभाजित होती कोशिका के केंद्रक में दिखाई देने वाली हरे रंग की धागे जैसी संरचनाएं जिन पर जीन स्थित होती है गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन याद रख लेनी है इसकी। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य की जनन कोशिकाओं में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 22 जोड़े नर तथा मादा दोनों में समान होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। 23वां जोड़ा भी समान गुणसूत्रों वाला होता है, किंतु पुरुष में 23वें जोड़े के गुणसूत्र असमान होते हैं, इन्हें हेटेरोसोम्स कहते हैं। यानी कि उसे क्या कहते थे 22 जोड़े वालों को, ऑटोसोम, और इसे क्या कहेंगे, हेटेरोसोम या एलोसोम भी कहते हैं इसे। 23वें जोड़े जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। और यही जो 23वां जोड़ा होता है वो महिलाओं में यानी कि एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और पुरुष में ये जोड़ा यानी कि XY द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये यहाँ से देख लेना है एक बार किस प्रकार से ये बनाता है, ठीक है। यहाँ से ये पेयर बन जाएगा, ये दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए एक बार यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे X और Y, यहाँ पे X, तो यहाँ से क्रॉस जैसे कराएंगे हम यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ, तो क्या बनेगा, एक XX इधर बन जाएगा, XY यहाँ से इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ 44 + XY किस में होते हैं, नर शिशु में होते हैं, 44 + XX किस में होते हैं, मादा शिशु में होते हैं, ठीक है। यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ से समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। तो यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं समयुग्मजी। तो यहाँ पे दिया हुआ है जब किसी पौधे के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म में जीन समान होते हैं तो यह पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। और इधर क्या है, जब पौधे में जीन जोड़े के दोनों युग्म विकल्पी यानी कि एलील जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो यह पौधा उस लक्षण के लिए विषमयुग्मजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं, इधर क्या है, 2 या अधिक प्रकार के युग्मक बनते हैं। तीसरा पॉइंट है समयुग्मजी लक्षण शुद्ध होता है और विषमयुग्मजी लक्षण जो होता है वो कैसा होता है, संकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे दोनों जीन समान होते हैं, जैसे कि टी यानी कि बड़ा वाला टी यहाँ से दोनों बन जाएगी, या फिर छोटा वाला टी और टी, ये दोनों प्रकार, यानी कि दोनों जीन कैसे होते हैं, समान होते हैं। इधर वाले में क्या है, विषमयुग्मजी में इसमें दोनों जीन असमान होते हैं, जैसे कि संकर लंबे लक्षण के लिए टी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लक्षण प्रारूप क्या है, फिनोटाइप कहते हैं जिससे इंग्लिश में। जीव के प्रेक्षणीय लक्षण लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं, जैसे कि पौधे का लंबापन, बौनापन, बीज का आकार, रंग आदि। किसी विशिष्ट लक्षण प्रारूप का जीव शुद्ध भी हो सकता है, वह संकर भी हो सकता है। जैसे लंबा पौधा टीटी यानी कैपिटल टीटी, और वह टी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, यानी लंबे पौधे को हम कैपिटल टी दोनों लिख सकते हैं, या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जीन प्रारूप जीनोटाइप। जीव का आनुवंशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है। जैसे शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबे पौधे का ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तथा बौने पौधे का स्मॉल टी टी यहाँ से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस क्या होता है यहाँ पर, ये होता है वह संकरण जो संकर संतानों तथा पैतृक पीढ़ी के किसी एक जनक के मध्य कराया जाता है, संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस कहलाता है। शुद्ध प्रभावी लक्षण से यानी जो शुद्ध प्रभावी जनक होता है उससे क्रॉस कराने पर इसका अनुपात सभी पौधों में प्रभावी लक्षणों से प्रदर्शित होता है। जैसे कि द्विसंकर क्रॉस में शुद्ध अप्रभावी जनक से क्रॉस कराने पर संतति का अनुपात यानी कि 4/1 यहाँ से होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रख लेना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ से कराने का प्रयास किया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। तो यहाँ से लगातार जुड़े रहना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए इसमें सब्सक्राइब करना है, शेयर भी कर देना है, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से इसे ज्वाइन कर लेना है। धन्यवाद।